वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इसके बाद जन्म लेने वाली सूरत हाल ताहाल बरकरार है और भारत के लिए मुश्किलात का दायरा लम्हा बलम्हा तंग होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ मोदी सरकार की चालाकियां आलमी दुनिया में बेनकाब हो रही हैं। उसके झूठ प्रोपेगेंडा का पर्दा चाक हो चुका है और भारत खुद अपनी ही झूठ के दलदल में धंसता जा रहा है। पाकिस्तान की बर वक्त और दाना हिकमत अमली न सिर्फ भारत के झूठ का पोल खोला बल्कि आलमी बिरादरी के सामने उसकी हकीकत को आईने की तरह साफ कर दिया। चाइना, तुर्की और मलेशिया जैसे बावकार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तायीद की और स्विट्ज़रलैंड ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश भी कर दी है, जो कि भारत के लिए एक और सिफारती इम्तिहान खड़ा करने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब जहां पाकिस्तान में एक तरफ कौमी एकजहती नजर आ रही है, फौज और पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क की सालमियत के मामले पर मुत्तहद हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल आज की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और डीजी आईएसपीआर की कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग जो देना है वो इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। लेकिन इस ब्रीफिंग में पीटीआई के अलावा तमाम सियासी जमातें और उनके जो रहनुमा हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का इंडिया को तुर्की ब तुर्की जवाब भी पूरी कुव्वत से जारी है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी बंदरगाहों पर भारतीय जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करवा कर भारत के झूठ का भांडा बीच चौराहे फोड़ दिया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के महाज पर भारत को तारीखी पसपाई के बाद भारतीय सोशल मीडिया 3.5 मक्खी जंग की उन्वान से एक नई कहानी शुरू हो चुकी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत एक तरफ, पाकिस्तान दूसरी तरफ, चाइना तीसरी सिमत और बांग्लादेश और चौथा यानी आधा महाज जो है उस पर अपने दाखिली खलफशार में बुरी तरह भारत उलझ चुका है। मगर इन सब के बीच सवाल आज भी वही है कि क्या मोदी सरकार अपनी अवाम को मजीद फरेब में रख पाएगी? क्या वो अपनी बिगड़ती हुई सियासी साख और फेस सेविंग के लिए कोई नया रास्ता तलाश करेगी? क्योंकि भारत यहाँ जानता है कि एक सच्चाई है जो हर बार उसके झूठ को शिकस्त देती है, एक ऐसी हकीकत जिसके सामने भारत का फरेब हमेशा खुलकर आया हो जाता है। तो क्या अब भारत की इस कार्रवाई और इसकी जो हकीकत है, क्या ये इसको तस्लीम करना बनता है? क्या वो तस्लीम इसको करेगा या फिर एक और झूठ का लिबादा ओढ़ कर अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश करेगा? आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब मौजूद हैं। हमें एम्बेसडर रिटायर्ड डॉक्टर जमील खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं और बड़े दिनों के बाद प्रोग्राम में तशरीफ लाए जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लोधी साहब, लेट मी बिगिन विद यू। जनरल साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है अगर हम उसको देखें, पिछले एक हफ्ते को अगर हम एनालाइज करें तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की जो एक हंगामी एक ट्वीट आई, एक उन्होंने जो है वो ऐलान किया, उसमें ये था कि 29 और 30 की जो टाइमलाइन है 24 to 36 आवर्स एट दैट टाइम, वो बड़े क्रूशल थे और उसमें ये था कि भारत जो है वो अटैक कर सकता है। फिर उसके बाद आज भी जो है वो खबरें आ रही हैं और ये इस वक्त ज़बान ज़द आम है कि इस फ्राइडे को, परसों, फिर भारत ने कोशिश की कि वो पाकिस्तान में जो है वो कोई अटैक करे, लेकिन दूसरी साइड से हम तैयार थे, जिसकी वजह से भारत को वापस लौटना पड़ा। जिस किस्म का मोदी साहब ने टेम्परेचर वहाँ पे बना दिया है, भारत में जिस किस्म का टेम्परेचर बना दिया है मोदी साहब ने, जिस किस्म की ऐलानात, जो दावे और जो बड़ी बड़ी जो है वो बातें उन्होंने की हैं, क्या आपको लगता है कि ये ख़तरा टल गया है या आपको लगता है कि कोई मिस एडवेंचर होना ही होना है, बिकॉज ही नीड्स दैट फॉर हिज फेस सेविंग? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे आपने अपने शुरू में कहा ना कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, मैं उनको वन बाय वन आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली बात, डिप्लोमेटिक शिकस्त जो उनको हुई है, यही था ना कि भी अमेरिका क्या बयान देता है और रशिया क्या बयान देता है और चाइना क्या बयान देता है। चाइना तो हमारे साथ खड़ा हो गया, रशिया और अमेरिका न्यूट्रल हैं। फिर आपको पता है कितने मुल्कों ने हमायत का ऐलान किया है, वज़ीर खारजा इधर आ रहे हैं हमारे पास, ईरान के। जीसीसी ने दोनों मुल्कों को कहा है कि भी आप एहतियात करें। वो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की बात है, बहुत सारे मुल्कों ने अपने आप को वॉलंटियर कर दिया है कि जी हम उसमें शामिल होते हैं। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर तो ये उनकी शिकस्त होगी। दूसरा, नैरेटिव की शिकस्त बहुत उनको बुरी हुई है, बावजूद इसके कि उनका मीडिया जो है ना, वहाँ पर लोग आके उनके झाग निकल रही थी मुंह से। और कैसे देखें, अभी आप लोग, मैं देखता रहता हूँ कि कितने मसानत से, आराम से अपनी बात कर रहे हैं। कोई अपनी कुर्सी से उछल नहीं रहा, कोई शोर नहीं मचा रहा।
और लेकिन इसलिए कि नैरेटिव भी सच पर ही जो बनता है वो आगे चलता है, हाँ। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको करना। इसकी तफसील में मुझे जाने की जरूरत नहीं, बीबीसी का जो उधर नुमाइंदे गए थे उनकी भी आपने देख ली, खुद जो उनके लोग कह रहे हैं उनकी भी देख ली। इसकी तफसील में मैं नहीं जाता ज्यादा, मैं मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा। मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरेंस में वो शिकस्त खा गए। हम्म। उसकी वजह यह है कि उनका ये ख्याल था कि शायद पाकिस्तानी फौज चूंकि काफी मसरूफ है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और वो जो है ना इस वक्त जरा थोड़ा तामल से काम लेंगे, लेकिन इमीडिएटली जो जवाब आया पाकिस्तान की तरफ से, और सिर्फ जवाब जुबानी नहीं आया, हमने फौरी तौर पे आपको पता है अपनी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी, हमारे जहाज हवाओं में पेट्रोलिंग करने लग गए। और आप ये तो तफसील में जाने की जरूरत नहीं, 2 दिन पहले उनके जहाजों को वापस जाना पड़ा। और फिर जिस तरीके से सिपा सालार ने आदा किया कि हम जो है ना इसका जरूर जवाब देंगे, चाहे मामला कुछ भी हो, तो वो वहां भी उनको कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। अब ये जो आप पूछती तो करेंगे क्या और क्या कर सकते हैं, बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए। एक काम अच्छा हुआ है कि उन्होंने जो सारी जिम्मेदारी दे दी है ना अपने मिलिट्री को, उससे ये होगा कि वहां पे प्रोफेशनल बैठे हैं और उनको पता है कि 2 न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान जंग तो नहीं हो सकती, तो वो कोई साहिब मशवरा ही देंगे। लेकिन उन पर प्रेशर ये जरूर होगा कि पॉलिटिकल हायरार्की ने ये जरूर कहा होगा, यार ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि तुम क्या करते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना करो। कुछ ना करें। लेकिन अब जो सूरत हाल जिस तरीके से टाइट हो गई है, जी। और ये मैं बाद में भी बात करूंगा कि हमने ये अब्दाली का जो किया है तजर्बा, ये क्यों किया, तो अब वो क्या करेंगे, मेरी तो नजर में 2 चीजें रह गई और उसका भी हम जवाब देंगे। एक तो वो कोई सिलेक्टिव असैसिनेशन कर सकते हैं, हाई प्रोफाइल, जिसको वो मिला दें कि जी ये टेररिज्म के साथ इसका वो मिलता है और हमने पाकिस्तान की मदद की है, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन के जरिए कोई ऐसी कर सकते हैं काम जिसकी वो फुटेज लेके दिखा दें कि हमने देखो ये तबाह कर दिया। लेकिन उनके ख्याल में ये कोई छोटा मोटा काम होगा, उनके ख्याल से छोटा होगा, हमारा जवाब मोटा ही होगा इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, एयर मार्शल साहब आपकी तरफ आती हूँ। आमिर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इस वक्त, हाउ डू यू गेज द सिचुएशन, बिकॉज एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन मोदी ने जिस किस्म का जो टेम्परेचर बढ़ा दिया इस आपकी एंटी, उसके बाद आपको लगता है कि कुछ किए बगैर जो है वो भारत को तो नहीं, मोदी साहब को जो है, मोदी सरकार को वो फेस सेविंग मिल सकती है? क्योंकि अगर आप देखें जिस किस्म की वो बातें, इवन राइट आफ्टर दिस ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद बिहार में खड़े होकर उन्होंने जिस तरह बातें की हैं, जो अपने अवाम को जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो जिस किस्म की जो मिसकंसेप्शन जो है वो तैयार की हुई है कि शायद ये एक मुल्क है जो बिल्कुल डूबने वाला है, गिरने वाला है, ये तो IMF के बगैर चल ही नहीं सकता, तो इतना उन्होंने कमज़ोर बनाकर पाकिस्तान को जो है वो पेश किया है कि शायद अपने जो बयानिए है उसके ही हॉस्टेज वो बनते जा रहे हैं कि नाउ द पब्लिक वांट्स हिम टू डू समथिंग, तो कुछ करेंगे क्या? आपको लगता है कि वो कुछ करेंगे या दे लेट इट गो? देखिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब ने ज़्यादातर सिनेरियोज तो कवर कर दिए। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का आर्टिकल आया है लेटली फॉरेन अफेयर्स में, जो कि सुशांत सिंह एक हैं, इनके एनालिस्ट जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। पहले वो भारत में एक्सप्रेस न्यूज़ वगैरह निकाला करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है करण थापर को, लेकिन जो आर्टिकल उन्होंने फॉरेन अफेयर्स में लिखा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी मैं 2-3 लाइनें जरूर आपको सुनाना चाहूंगा जो वो लिखते हैं, एंड इट इज वेरी मच कंसर्न एंड रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन ऑल्सो, कि with Moody's rhetoric leaving little room for compromise, Pakistan's military leadership under pressure to respond forcefully to the Indian strike, and China's growing involvement in the region, events in Kashmir risk triggering uncontrollable escalation. And at the heart of the Kashmir crisis is a combustible mix of religious nationalism, authoritarian governance, and unresolved political grievances. तो बेसिकली ये उनका ही राइटर है, लिख रहा है, और बड़े क्रेडिबल एक मैगजीन है उसके ऊपर लिख रहे हैं। जो ये बार बार की रिटोरिक एक बनाई जाती रही है, ये प्ले बुक जो है इस दफा, जिस तरह मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि फेल हो चुकी है, उसकी वजह यही है, हम अपनी सर्विस में देखते रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे साल जब से ये कारगिल हुआ, कोई ना कोई एक ड्रामा रचा दिया जाता था। पार्लियामेंट का अटैक हो, उड़ी हो, चाहे वो किसी किस्म का कोई मसला हो किसी तरफ भी, इंडिया में पठानकोट पे हो,
तो एकदम से वो मुर्द इल्जाम ठहरा के पाकिस्तान को कोई ना कोई टेंशन क्रिएट कर देते थे और अपने आप को मॉरल हाई ग्राउंड्स पे रखते थे। काफी हद तक उन्हें बैकिंग मिल जाती थी इंटरनेशनल मीडिया से भी और इंटरनेशनल लीडरशिप से भी। बिल्कुल। बट सम ऑफ द अदर अब वो वाला जो प्लेबुक है वो काफी हद तक फेल हो गई इनकी इस दफा, स्पेशली बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस विच आर हैपनिंग। मतलब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी जो एग्जिस्ट करती है और इनकी जो इमेच्योरिटी है वो सबसे ऊपर देखी जा सकती है। इनकी जो अपनी लीडरशिप का एक हिंदुत्व वाला जो ड्रामा है और जो एक माइंडसेट है चनाकिया वाला, वो एक्सपोज हो चुका हुआ है पूरे वर्ल्ड को। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट पीपल आर नॉट टेकिंग देम वेरी सीरियसली। प्लस इनकी जो इंटरवेंशंस रही हैं कनाडा में, अमेरिका में, टारगेट किलिंग, टीटीपी एंड बीएलए की जो इन्होंने अबेटमेंट करते रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अबेटिंग टेररिज्म, तो वो एक जो इन्होंने एक हॉल सा चढ़ाया हुआ था अपने इर्द गिर्द मॉरल, वो खत्म हो चुका है काफी हद तक। जहां तक ये है कि वो कुछ करेंगे, जल साहब ने भी कहा कि बहुत कम चांसेस है कि कोई प्रॉपर किस्म की ऐसी काइनेटिक एक्शन होगा। तो मैं कुछ इसको थोड़ा सा ये वजाहत जरूर करना चाहूंगा कि देखें, चाहे वो यूएवी से करें, चाहे वो मैन्ड एयरक्राफ्ट से करें, चाहे वो सरफेस मिसाइल से करें, चाहे वो किसी और काइनेटिक तरीके से करें, तो उस चीज का हमें पता तो लग जाएगा। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह विजिबिलिटी इतनी है कि हम उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हैं। हमने इनके जो पहले जो इन्होंने फायर किया था अपना एसएसएन, उसको भी हमने पकड़ लिया था, चाहे वो हाइपरसोनिक स्पीड पे था या जिस पे भी था। तो अभी भी हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हमें अंदाजा हो जाएगा किसी भी डिस्टेंस से वो अगर करते हैं, स्लो स्पीड एयरक्राफ्ट से या किसी फाइटर जेट से करते हैं, और अगर नॉन काइनेटिक मीन से भी करते हैं जिसमें साइबर है और इस तरह के रिलेटेड एलिमेंट्स हैं जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इसका भी हमें इदराक हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमें ज्यादा पहलू देखने की जरूरत है मेरा ख्याल में इस वक्त, वो है फेक तौर पे किसी किस्म की इन्होंने एआई बेस्ड वीडियो बना लें। अभी लेटली एक जो आया है, आपने भी शायद सुना हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जो उन्होंने कहा है कि 2 मेन थ्रेट्स हैं दुनिया को इन फ्यूचर। एक तो क्लाइमेट चेंज है, दूसरा एआई फेक वीडियोस हैं और न्यूज है which is going to be there। और इंडिया और इजराइल इस चीज में बहुत आगे हैं। तो उस चीज को हमें देखने की जरूरत है कि वो कोई ऐसा एलिमेंट ना इस्तेमाल करें, जो कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक। अब देखिए, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो अटैक, वो बहुत भयानक किस्म का था और उसमें काफी सारे शवाहिद हैं कि वो इंडिया ने ही किया। तो वो इंडियन स्पॉन्सर्ड इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक जो वो अपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए करें, वो जरूर कर सकते हैं। और उसको एक फेकनेस के साथ छुपा भी सकते हैं और उसको ओवर एग्जैजरेट करके भी बता सकते हैं कि हमने बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। बिकॉज इवन लास्ट टाइम जब ये पुलवामा वाला सारा इंसिडेंट हुआ तो आपको याद होगा, सपोजिटली इन्होंने जी 250 हमारे यहाँ पे कोई टेररिस्ट मारे थे बालाकोट वाली साइड पे, जो कि फिर हमने विजिट भी कराया और ऑफकोर्स उस वक्त तो सिर्फ एक कव्वा ही मरा हुआ नजर आया था और तो कुछ नजर नहीं आया था। बट मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाती हूँ। बैस साहब, आप जो ये अभी हम जो जिस टॉपिक पे चल रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का कोई जिंगोइज्म, मिस एडवेंचर जो है वो भारत की तरफ से आपको नजर आता है, स्पेशली बेयरिंग इन माइंड इस वक्त बड़ी डोमेस्टिक कंपल्शंस भी हैं, जिसमें एक तरफ तो जो मोदी साहब ने टेम्परेचर है वो तो अपनी जगह, लेकिन दूसरी साइड पे आईपीएल चल रहा है, वो उसको जेपरडाइज नहीं करना चाहेंगे। अगर यहाँ से पाकिस्तान कोई जो रिबटल देता है तो ऑफ कोर्स उससे बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक फैलेगा भारत के अंदर ही एट अ टाइम जब इतने ज़्यादा फॉरेनर्स वहाँ पर आए हुए हैं। सो दैट इन इटसेल्फ टाइमिंग बड़ी उसकी ख़राब हो जाएगी। क्या आपको लगता है आईपीएल के बाद कोई मिस एडवेंचर, या जिस तरह अभी बात कर रहे थे एयर मार्शल साहब भी बात करते हैं, आमिर साहब कह रहे थे, उस तरह की कोई एआई जनरेटेड कोई अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ आएगा आने वाले दिनों में वहाँ से? जी, इसको 2-3 स्टेजेस में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ना। पहली बात तो ये है कि जब हम ये जिक्र करते हैं कि क्या बीजेपी हुकूमत मोदी की क्या कोई मिस एडवेंचर करेगी, मुख्तसरन जवाब तो ये है कि जो इस वक्त हालात व वाक़यात सामने हैं उससे अंदाज़ा होता है कि यस, वो ज़रूर करेगी इसमें, और उस पर हमारी लीडरशिप को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है और उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया है।
लेकिन इसकी वजाहत कुछ इस तरह है कि बीजेपी जो कि आरएसएस प्रोपेल्ड गवर्नमेंट है, उसको ताकत और कुव्वत कहाँ से हासिल होती है? आरएसएस को उस माइंडसेट से होती है। आरएसएस वो जमात है जो इब्तदाई दौर में 19वीं सदी के 2014 से 2016 से वो वजूद में आई, और अंग्रेजों ने इसको 2 दफा पाबंदी लगाई इन्हीं की वजह से, इन्हीं हालात की वजह से, इसी माइंडसेट के तहत। ये अपने ही जो फादर ऑफ द नेशन था उसको ही कत्ल कर देते हैं। तो ये किसी हद तक भी जनूनियत में जा सकते हैं, इनसे तवक्को की जा सकती है। जो अपने वोटर सपोर्टर को बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी के जो माइंडसेट हिंदुत्व के माइंडसेट के लोग हैं, जिस स्टेज पर पहुंचा दिया है, ये अपने ही हालात पे कैदी बन गए हैं। दे बिकम द स्लेव ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस। अब वहां से इनको वापस जाना भी मुश्किल नजर आ रहा है, जितना इन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। और इनके अगर आप हालात देख लेना, जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो आप देखती हैं कि कोई ना कोई वाकया हो जाता है। 2016 में देख लीजिए उड़ी का, 2018 में जब क्लिंटन आए हुए थे तो क्या हुआ, जो छत्तीसपुरा वाला, 2020-21 में जब ब्लिंकन आए, जो माइकल पॉम्पियो आए हुए थे तो उस वक्त क्या हुआ, उसके बाद ब्लिंकन आए हुए तो उस वक्त हर दफा कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। दरअसल इंडिया वो जो 700 से ज्यादा अपने इंफो लैब बना के प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा करता रहा है, इसी किस्म की। और अभी एआई की बात हो रही थी, एआई जनरेटेड सोशल मीडिया के हवाले से वो अपना एक नैरेटिव बिल्डअप करता रहा है बीजेपी सरकार जो है, और उस नैरेटिव को वो आगे लेके चल रहे हैं। आप देख लें कि उस नैरेटिव बदकिस्मती जो इंडियन लोग कह रहे हैं, जो इंडिया के सेकुलर लोग कह रहे हैं, जो इंडिया के जी शऊर लोग कह रहे हैं, जो इंडिया के दानिशमंद कह रहे हैं कि ये जिस नहज पे हमें लेके जा रही है बीजेपी गवर्नमेंट, उस नहज पर इंडिया कोई तरक्की नहीं कर सकेगा। इंडिया डबल डिजिट के ख्वाब देखता है, 6% से चंद पॉइंट ज्यादा उनकी आज जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेशो है, तो वो उसमें 1% भी नहीं रहेगा अगर वो इस किस्म के एडवेंचर। ठीक है, मईशत में कोई हमें भी फायदा नहीं होगा, लेकिन इंडिया जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब पूरी लोग समझते हैं, इंडिया की आबादी इसको समझती है, लिहाजा करना क्या चाहिए। देखें, इंडिया तो 5th जनरेशन वॉर भी करेगा, इंडिया तो मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने एक बुखार चढ़ा दिया है अपने पूरे माशरे में। तो अब करना क्या चाहेगा? पर साइबर का तो जिक्र हो चुका, कर सकता है। उसके अलावा 5th जनरेशन वॉर में वो अपनी जो टेररिज्म करवा रहा है बलूचिस्तान में भी और केपी में भी, क्या उसमें कमी लाएगा? नहीं, वो उसको और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। जो अभी 71 के करीब लोगों को हमने यहाँ जो ऑपरेशन करके और जहन्नम रसीद किया है, उसे उन्हें वो कहाँ से आए थे, किसके हाके पर आए हुए थे, वो आपको डीजी आईएसपीआर ने बतला दिया। तो इन तमाम चीजों का जरा अहाता करके जरा इंटरनेशनल पैराहे में एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं। और इंटरनेशनल पैराहे में अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं कि हमें इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, वी हैव टू टेक स्टॉक ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। क्यों कहते हैं? पाकिस्तान ने जो अपना एलामिया जारी किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद, हर जुमला उसका वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में अगर तोलें तो उस पर पूरा उतरता है। क्योंकि बाकी तमाम चीजें तो हमने रेसिप्रोसिटी कर दी, उन्होंने वीजा बंद किया, हमने बंद किया, उन्होंने स्केल कम किया हाई कमीशन का, हमने स्केल कम कर दिया हाई कमीशन का, उन्होंने बाकी पाबंदी लगाई, हमने बाकी। लेकिन हमने उसके अलावा कह दिया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के वजह से अगर पानी आपने बंद किया, जब बंद किया, तो वी विल टेक इट एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, विच इज अ सीरियस थिंग एंड विच अट्रैक्ट्स, ये अट्रैक्ट करता है अक़वाम मुत्तहिदा के ये चार्टर का चैप्टर 7, आर्टिकल 38, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 34। इसमें है क्या? इसमें यह है कि जब दो कुव्वतें दुनिया के पीस यानी दुनिया के अमन का को अगर उसमें खराबी कोई पैदा होती हुई नजर आ रही है तो अक़वाम मुत्तहिदा इन टूल्स को, इन कानून को इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अब क्यों वो इस चीज पे ऐलान है? ये मजाक बात नहीं है। पाकिस्तान एक कुव्वत है, ठीक है, इंडिया अगर अपने मसल्स आजमाएगा तो हम अपनी इज्जत व वकार, हम अपनी नामूस व तकरीम की हिफाजत तो करेंगे ना,
क्योंकि अगर वो जब हम हिफाजत करेंगे तो उसका जवाब तुर्की ब ठीक। तुर्की होगा, और जब ये होगा तो तबाही तबाही होगी। ये तबाही होगी तो क्या इंडिया और पाकिस्तान में रुक जाएगी? नहीं, ये जब फैलेगी तो रीजन में भी फैलेगी। दुनिया का मौसम चेंज हो सकता है, खुदा न खास्ता दुनिया में कहर पड़ सकता है, दुनिया में वबा फैल सकती है, दुनिया में रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हम तो नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि भाई आप ठीक। हमारी शफाफ इंक्वायरी कर लें, आप हमारी थर्ड पार्टी से करवा लें। राइट। स्विट्जरलैंड कहता है, तुर्की कहता है, बाकी सही। ममालिक कहते हैं, करा लें इसको। तो हम तो बड़े फेयर तरीके से लेके चल रहे हैं। और अब हमारे वजीर खारजा ने, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को कहा है कि आप जरा सिक्योरिटी काउंसिल राइट। को ब्रीफिंग दे दे। तो वी ठीक। वुड लाइक टू ब्रीफ देम, वी वुड लाइक टू टेक देम इनटू द लूप, एंड वी वुड लाइक टू टेल द वर्ल्ड दैट यू नो दिस व्हाट is a very transparent thing from Pakistan. If बिल्कुल you ठीक। want, you can. जी। मैं सब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। हम दिलबर हैं, दलेर हैं, हम पाकिस्तानी शेर हैं। हम दिलबर हैं, दलेर हैं, हम पाकिस्तानी शेर हैं। हम पे बुरी नजर डाली तो फिर हम पे बुरी नजर डाली तो फिर हम आंखें नोच डालेंगे। हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह
बखील का माल तबाह कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरानी आयात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हम दिलबर हैं, दलेर हैं, हम पाकिस्तानी शेर हैं। हम दिलबर हैं, दलेर हैं, हम पाकिस्तानी शेर हैं। हम पे बुरी नजर डाली तो फिर हम पे बुरी नजर डाली तो फिर हम आंखें नोच डालेंगे। हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब की जाना चाहती हूँ। जनरल साहब, इसको जो अभी जो ये सारी सिचुएशन है, इसको ये भी कहा जा रहा है कि परहैप्स दिस माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी इसको जो है वो कहा जा रहा है कि इस्तेमाल किया जा सकता है कि क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट खित्ते में और दोनों ममालिक में बन गया है, वो जो बैकडोर बहुत अरसे से भारत और पाकिस्तान का बंद है, क्योंकि जो मर्जी हो जाए, द वे फॉरवर्ड इज़ डायलॉग, जो कि भारत की तरफ से जो है जिसके दरवाजे बंद किए गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी दरवाजे खोलने में एक किरदार अदा कर सकती है सिचुएशन? जी, मेरा ख्याल है लॉजिकली तो ये होना चाहिए, और उसकी वजह ये है कि जो 3-4 फैक्टर्स हैं मैं आपके सामने रखता हूँ, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स जो कि क्लियरली बताते हैं कि किस तरीके से भारत ने अपने आप को फंसाया और उससे निकलने का तरीका जैसे आप बता रही हैं, एक बड़ा अच्छा तरीका डायलॉग भी है। पहली बात ये देखें, कश्मीर को हम ट्राइलेटरल इशू कहते रहे क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर के दरमियान है, लेकिन अब एक चौथा बहुत बड़ा फरीक शामिल है, वो चाइना।
और हाल ही में चाइना का जो बयान है उससे अंदाजा हो गया होगा दुनिया को और खासकर हिंदुस्तान को कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नौयत के हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दरमियान में सैंडविच ही हो जाए, तो उधर चाइना है, उनका भी कश्मीर में इंटरेस्ट है, इधर हम हैं। ये तो एक फैक्टर है विच दे मस्ट बी कंसिडरिंग जरूर। दूसरी बात यह है कि जो जितने भी कश्मीरी हैं इलीगली इंडियन हेल्थ कश्मीर में, आपने देख लिया जो इंटरव्यू वगैरह बीबीसी से लिए हैं, तो अभी वो जो इंप्रेशन दे रहे थे ना पूरी दुनिया को कि उनको काबू कर लिया है किसी लालच के तहत या किसी प्रेशर के तहत, वो इंप्रेशन तो खत्म हो गया। दैट इंप्रेशन इज नॉट देयर। तो अगर लेटर से वो कुछ शरारत करते हैं और हम उसके जवाब में थोड़ी सी अगर पेशकदमी करते हैं, और खासकर अब पेशकदमी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब उन्होंने पानी का इंडिया भी दे दिया कि हम आपका पानी रोकेंगे, तो शायद हमारे अहदाफ में ये शामिल हो कि जहाँ पर से पानी आता है उनकी तरफ जाएं। लेकिन वो भी एक उनकी जो लॉजिस्टिक्स है वो बड़ी वल्नरेबल होगी क्योंकि कश्मीरी तो उनके साथ है नहीं। ये दूसरा जो ना स्ट्रेटेजिक फैक्टर है। तीसरा ये है कि जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, या एयर मार्शल साहब मौजूद है और डॉक्टर साहब भी जो है ना ये स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये पुराने फौजी हैं। तो उसमें ये होता है कि जो लिमिटेड वॉर होती है विच इज लिमिटेड इन स्पेस एंड टाइम, और चूंकि ऑल आउट वॉर तो हो नहीं सकती बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर, उसमें बड़ी फौज को कोई एडवांटेज नहीं होती, क्योंकि बड़ी फौज को तो एडवांटेज होती है कि ऑल अलोंग अगर जनरल वॉर हो तो छोटी सी जगह में जितने वो ट्रुप्स ला सकते हैं उतने तो हम भी ला सकते हैं, उससे ज्यादा ला सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली आपको पता है कि वो तो अभी आपको पता है पिछली दफा जब उनकी सुप्ती हुई थी तो उन्होंने कहा था अगर हमारे पास राफेल जहाज होते तो फिर हम ये करते। अभी वो ये क्या कहेंगे, अगर हमारे पास F-35 होते तो हम ये करते। तो F-35 तो भी आए नहीं है, और ये हमारे पास जहाज भी उनसे अच्छे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, हमारे पास टैंक भी उनसे अच्छे हैं, हमारी फौज बैटल हार्डन फौज है, हमारी नेवी भी माशाल्लाह ठीक है। तो उनके लिए कोई जगह नहीं बन रही, देयर नो स्पेस। तो बेस्ट जो आप सजेस्ट कर रही हैं कि इट्स अ गुड टाइम कि सैनिटी प्रिवेल्स और हम बातचीत पर आमादा हो जाए, लेकिन कोई ऐसा काम हो जाए उनकी नजर में जिससे ये है कि उनकी कोई फेस सेविंग हो जाए। मुझे तो नजर नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान का स्टांस इतना बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किसी भी किस्म की सॉवरेनिटी की ब्रीच जो है उसको, आपको पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था जब उन्होंने गए तो हमें बताया गया यार एक कौवा ही तो मरा है, एक दरख्त ही तो कटा है, तो आप पी जाओ, चुप कर जाओ। अगर हमने उस कौवे को नहीं पिया क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी उन्होंने ब्रीच की थी, तो कोई और अगर बात होगी तो फिर हम कैसे पिएंगे। तो ये जो आप सजेस्ट कर रही हैं कि शायद इसकी वजह से मामला ठीक हो जाए। और तीन चीजें देखें ना, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उनको शिकस्त हो गई, और इंटरनल हमारा वो सोच रहे थे कि जी आपस में दराड़े हैं तो शायद हम कुछ कर लें, वो भी पूरी कौम खड़ी होगी अपनी फौज के साथ, और अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और अगर कुछ करेंगे भी तब भी बेइज्जती है, कुछ ना करें तब भी बेइज्जती। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ना करें तो कम बेइज्जती है, कुछ करेंगे तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। राइट, लेकिन बेइज्जती मुकद्दर है आइदर वे। आमिर साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन के नतीजे में, जिस तरह अभी जो हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम, क्या आपको लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है? जिस तरह दुनिया इसमें इस सारे इशू में इन्वॉल्व हो गई है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, तो जिस तरह इन्वॉल्व हो गई है पूरी दुनिया, क्या आपको लगता है कि भारत को वापस टेबल पे बुलाने के लिए, चाहे बैकडोर हो, उसमें कोई ये एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो सकती है? ऑप्शंस जो है ना वो इस वक्त इंडियन लीडरशिप के पास बहुत ज़्यादा है नहीं, और इसी वजह से अगर ये वाली ऑप्शन अगर देखी जाए तो वो भी उनके माइंडसेट के मुताबिक जाती नहीं है। बट स्टिल आई पर्सनली थिंक कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ सैनिटी। और ये जो 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है ईदर साइड ऑफ द बॉर्डर, दे ऑल्सो डिजर्व बेटर देन व्हाट जिंगोइज्म and tension we start to have every second or third year। और हमें इन्हीं चीज़ों पे जो है ना वो एक दूसरे को भड़काया जाता है। वो मामलात जो कि असल इश्यूज हैं 85% पॉपुलेशन का, विच इज मोर देन 1 बिलियन ईदर साइड ऑफ द बॉर्डर, कि एक अच्छा सेहत का निज़ाम हो, एजुकेशन हो, स्टेबिलिटी हो, इंटरनल एक डिवाइड ना हो, और प्लस ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हो, ये सब ये डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान भी डिजर्व करता है और उधर की भी जो मेजोरिटी है वो डिजर्व करती है, दोज हु डोंट हैव एक्सेस टू दीज थिंग्स। लेकिन जो इस वक्त उनकी लीडरशिप का माइंडसेट है, they will never try to approach or they will never try to go to the table
जब तक कि ये कोई अपर हैंड गेन नहीं कर सकते, या विद अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये माइंडसेट है इनका बेसिकली। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब ओबामा ने विजिट किया था तो उनकी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि जी पाकिस्तान को व्हाई आर यू ऑलवेज सपोर्टिंग, व्हाई दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग टेररिज्म। तो ओबामा ने उन्हें बड़े एक समझदार तरीके से जवाब दिया कि द कंट्री विच हैज द हाईएस्ट स्टेक इन द स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई मुल्क पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर है तो इंडिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक न्यूक्लियर पावर को आप कॉर्नर करें और हर दूसरे दिन उसके अंदर इंस्टेबिलिटी करने की कोशिश करें, उसको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करें इंटरनेशनल लेवल पे, उधर इंटरनल एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश करें और ये सोचें कि राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया विल प्रिवेल एंड दे विल कीप शाइनिंग। ये जिंगोइज्म अब बहुत मतलब दुनिया में एक पुरानी सोच हो चुकी है। चाइना को आप देखें, मतलब साथ नेबर है जी। अगर मतलब दैट इज वन ऑफ द राइजिंग पावर। अमेरिका ने बड़ी जगह पे उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की है, बार बार कहते हैं कि थुसिडिस ट्रैप में हम इसको ले आएंगे, जिसका मकसद ये है कि एक डोमिनेंट पावर है और एक राइजिंग पावर है, और राइजिंग पावर को हम इंस्टिगेट करके ना कोई ऐसा काम करने पे मजबूर करेंगे कि वो जो है ना फोर्स इस्तेमाल करेगा, एंड वी विल ट्राई टू सबड्यू देम एंड ओवरकम ऑल इट्स जो स्ट्रेंथ्स उसकी बन रही है। जबकि चाइना हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम ऑल दैट, क्योंकि उनका एक डायरेक्शन है, उनका एक मिशन है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, व्हिच इज अ विन विन सिचुएशन एंड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। आमिर साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, दो चीजें जिस तरह की यू राइटफुली सेड, शाइनिंग इंडिया, जिस तरह जो वो एक लेके चलना चाह रहे हैं, जो उनकी ड्रीम है, मोदी साहब की जो है वो उनकी जो ख्वाब है वो, और साथ जो आरएसएस की जो माइंडसेट है, ये दोनों चीजें साथ साथ तो चल नहीं सकती। एंड यू नो ओवर द इयर्स आई थिंक वी सीन मोदी साहब बिकम अ प्रैग्मेटिक लीडर, इफ आई मे से। उनका जो हमारी तरफ या इंडिया में मुसलमान है उनके लिए उनका जो रवैया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जब वो यूएई और सऊदीया में जाते हैं तो वो एक डिफरेंट मोदी साहब बन जाते हैं। सो हैविंग सेड दैट, डू यू थिंक कि pragmatism will also prevail here as well? जी, आपका आखिरी क्वेश्चन की लाइन जो थी वो थोड़ी कट गई, इफ यू कैन डॉक्टर मारिया रिपीट अगेन। जी, मैं ये कह रही थी कि जब मोदी साहब, हमने ओवर द इयर्स देखा है मोदी साहब जो हैं उन्होंने एज अ प्रैग्मेटिक लीडर भी अपने आप को जो है वो प्रेजेंट किया है। खित्ते के मुसलमानों के लिए उनका जो है वो एक रवैया और होता है, सऊदीया और यूएई जाते हैं तो उनका बिल्कुल ही एक और मोदी साहब नजर आते हैं हमें। सो हैविंग सेड दैट, शाइनिंग इंडिया और RSS cannot go together, cannot go hand in hand. Do you think pragmatism will prevail here as well? I personally think that pragmatism will not be able to prevail with the mindset जिससे मोदी और उसके जो कंपनीज हैं जिसमें अजीत डोवल शामिल है, और इनका जो माइंडसेट है वो चनाकिया बेस्ड है, जिसमें बेसिकली दे सी एवरी नेबर एज अ थ्रेट, और डिसेप्शन वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा है उसमें। ये जो स्पेस दे रहे हैं बाकी जो रीजनल हैं प्लेयर्स जिसमें कंट्रीज हैं, दैट इज बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट towards their market and they want to have some sort of financial benefit out of all this thing. Otherwise अपने मुसलमानों के लिए उनके पास कोई स्पेस नहीं, and that they have said very categorically, and that is what they have been doing in Kashmir. They have been doing all over India as well, कि उसको हिंदुस्तान वाला लेबल दिया जा रहा है, उसको इंडिया से हटा के they see it to be a Hindustan internally as well as externally. It is only because they want to gain some sort of financial benefits. However, having said that, I still would like to say that pragmatism should prevail. Right. Or both sides of the border, the only way forward for the countries is to give relief to their masses, and that is through Fair peace. enough. अच्छा, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी जो बात अभी आमिर साहब कह रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल बेनिफिट्स लेने के लिए मोदी साहब का एक डिफरेंट फेस जो है वो नज़र आता है, स्पेशली व्हेन ही इज़ डीलिंग विद जो हमारी मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें सऊदीया भी है, जिसमें यूएई भी है, वहाँ से भी ईरान है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है वो आया है। जो ये एक्सटर्नल बेनिफिट्स के लिए मोदी साहब जो अपना एक चेहरा और जो शाइनिंग इंडिया का जो उनका ख्वाब है उसको मद्देनज़र रखते हुए, डू यू थिंक ये वाली पावर्स हैं जो हमारी सऊदीया है, यूएई है, ईरान है, वो कुछ रोल प्ले कर सकते हैं इन ब्रिंगिंग द टेम्परेचर्स डाउन एंड अगेन ब्रिंगिंग मोदी साहब बैक? जी ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन इतना ही रोल प्ले कर सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने पहले जहां जहां
मेंबर कंट्रीज, ओआईसी के मेंबर कंट्रीज पर प्रॉब्लम पड़ी जहां जहां उन्होंने जितना रोल अदा किया। लेकिन इस मामले में उनको पता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी फ्लैश पॉइंट पर बात पहुंची जी। तो फिर ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी। जैसा कि मैं पहले बतला रहा था, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि रीजन में इसका क्या नुकसान हो सकता है खुदा न खास्ता अगर किसी फ्लैश पॉइंट पर बात पहुंची तो। और हमने तो देखें बता दिया है, हमारी लीडरशिप ने बता दिया है कि पाकिस्तान को अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी तो पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम वार पे जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज बताता चलूं वतन अजीज के लोगों को और इंडिया के लोगों को भी कि दो न्यूक्लियर पावर्स सोवियत यूएसएसआर और यूएसए कोई 7 दफा आमने सामने आए, लेकिन कोई फ्लैश पॉइंट वाली बात नहीं आई। लेकिन वहां वो बीजेपी माइंडसेट नहीं था, वहां सेनर माइंडसेट था दोनों साइड पर। लिहाजा हमें खतरा और खदशा ये है कि ये बीजेपी में जो आरएसएस माइंडसेट है वो कहीं किसी चीज पर एक्सीडेंटली कोई ऐसी स्टेज पर ना पहुंचा दे अपनी कौम को, या कहीं मजबूर ना कर दे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पर दूसरे फरीक जो कि पाकिस्तान है कि जिसमें सॉरी डॉक्टर साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, एक साइड पे बिल्कुल चांकिया माइंडसेट है, आरएसएस माइंडसेट है, लेकिन दूसरी साइड पे हेजेमोनिक डिजाइन्स भी हैं। ये बहुत अच्छी तरह मोदी साहब भी समझते हैं और उनके आसपास जो उनके सारे हवारे हैं, जो हमारे सर इफ यू अलाउ मी, वो भी समझते हैं कि अगर ये न्यूक्लियर पे बात जाती है तो फिर बचाव किसी का नहीं होगा। स्टार्ट अगर वो करेंगे तो उनके कंट्रोल में चीज नहीं रहेगी। कमिंग बैक टू द ड्रीम ऑफ शाइनिंग इंडिया और साथ ये वाली चीज, ये दोनों चीजें साथ साथ चल तो नहीं सकती, कहीं ना कहीं तो उनको जो सैनिटी विल प्रिवेल। जी हाँ, लेकिन जब बात आ जाए शिद्दत पसंदी की और बात आ जाए इस किस्म की एक्सट्रीमिज्म पर, तो फिर वो जो सैनिटी वाला मामला कम हो जाता है। लेकिन वहाँ के माशरे में जो सैनिटी वाले लोग भी हैं, वहाँ के माशरे में समझदार लोग हैं, वहाँ कांग्रेस है, दूसरे मानने वाले भी हैं ना, तो वो एक अंदर से इम्प्लोड हो रहा है। आपने सऊदी अरब की बात की, आपने गल्फ कंट्रीज की बात की, यकीनन वो हमारा साथ दे रहे हैं, उन्होंने अच्छे बयान दिए हैं। आपने बात की बैक चैनल डिप्लोमेसी की, वही रास्ता है और वही आज बात की है फॉरेन मिनिस्टर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों को शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन के रोशनी में, जिसका कि पूरा एक ब्लूप्रिंट मौजूद है, हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत काफी आगे तक इंडिया और पाकिस्तान पहुंच चुका था। दोनों मुल्कों की प्रॉस्पेरिटी के लिए यही बेहतरी है। लेकिन क्या किया जाए कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को इंडिया एक्सप्लॉइट करना चाहता है, इंडिया जो है फायदे उठाना चाहता है और उठा रहा है और उठा चुका है अमेरिका से, क्योंकि चाइना कंटेनमेंट अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का कलीदी और नंबर 1 हिस्सा है। इंडिया वो फायदे उठा के उसको डाइवर्ट पाकिस्तान की तरफ कर रहा है। अब तो अमेरिका को भी समझ आने लगी है इस बात की, और अमेरिका ने इसीलिए तो सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन यानी कि स्टेटमेंट पेश की, लेकिन उस पर प्रेस नहीं किया जितना कि पहले प्रेस किया करता था। तो ये तमाम चीजें जो ये थोड़ी सी एक अपने तौर पर मोदी सरकार ने चालाकी करने की कोशिश की, वो इस दफा महसूस होता है कि उसमें कामयाबी नहीं हुई। मैं दोबारा एक दफा बताता चलूं कि अगर कोई मुल्क इस मामले में बीजेपी अगर अपनी नेशनल सिक्योरिटी के अवामिल को, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगी अपने बीजेपी पॉलिटिक्स में, तो अपने मुल्क का भी नुकसान करेगी, क्षेत्र का भी नुकसान करेगी। बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका आगे। जैन साहब, अगेन कमिंग बैक, इस वक्त मोदी सरकार जो है वो अंदर से भी उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। वो मेजॉरिटी नहीं मिली जिसकी वो ख्वाहिशमंद थे, दरकार थे, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। इस सिचुएशन में जिस तरह हालात चल रहे हैं और जिस तरह एक पूरी दुनिया का इस वक्त प्रेशर भी आ रहा है कि अफाम तफहीम से चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करनी चाहिए, हाउ सून डू यू सी दिस इशू सबसाइडिंग? जी, मेरा ख्याल है कि जल्दी नहीं हो पाएगा। उसकी वजह ये है कि उनके लिए जो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस अच्छे नहीं हैं। एंड नॉट डूइंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन, एंड डूइंग इज अ वेरी बैड ऑप्शन। तो वो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। और अच्छी बात ये, सिल्वर लाइनिंग इस सिचुएशन में ये है कि उन्होंने अपनी फोर्सेस के हवाले कर दिया है प्रीरोगेटिव ऑफ डूइंग व्हाटएवर दे डू। और फोर्सेस में चूंकि प्रोफेशनल्स हैं एंड दे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, दे अंडरस्टैंड मच बेटर के ये दो
दूसरे पावर के दरमियान। जनरल साहब, कथा कलामी की माफी, क्या ये एक फेस सेविंग के तौर पे भी देखा जा सकता है कि जी मैंने तो फोर्सेस से कहा था कि वो अपनी डिसीजंस वो खुद लें, मैंने तो उनको जो है खुद मुख्तार कर दिया था, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया? ये तो फिर मेरा ख्याल है कि फोर्सेस पे अगर वो डालेंगे तो फोर्सेस रिएक्ट करेंगी। पहले भी आपको पता है कि उनके जो एक दो जर्नैल जो सैक हुए हैं, उन्होंने एक किस्म की कुर्बानी दी है सच बात करने की, तो वो मेरा ख्याल ज्यादा उनके लिए, तो मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि ये करेंगे क्या। एक ही बात हो सकती है कि ये पाकिस्तानी लीडरशिप से बात करें कि यार हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन कह देंगे कि हमने किया है, आप खामोश हैं, आप ये ना कहना कि हमने नहीं किया है। ये कोई बात हो सकती है। एक चीज मैं करना चाहूंगा आपके यहाँ से फायदा उठाते हुए कि मैं ये सजेशन देता हूँ कि जब इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उसके अंदर ये चीज शामिल की जाए कि ये जो हमारी ट्रेन पर जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था इसको भी साथ शामिल किया जाए, दोनों की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये काम किसने किया। चले, दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन, वेरी गुड सजेशन। ऑन दैट नोट प्रोग्राम हम वाइंड अप करते हैं, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जनरल साहब आपका शुक्रिया, आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। और आखिर में यही कहेंगे कि अगेन यू नो वी बीन सेइंग दिस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म टाइम एंड अगेन, जंग किसी के भी जो है वो फ़ायदे में नहीं है, किसी को इससे फ़ायदा नहीं होगा। अलबत्ता इस दफ़ा अगर हमारे पे जंग मुसल्लत की गई तो हमें वीक ना समझें और पीस की ख्वाहिश जो है, अमन की ख्वाहिश जो है, वो हमारी वीकनेस ना समझी जाए। ऑन दैट नोट वी एंड टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।